हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। देखिए, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? तो किसमें किया था? नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन AR अंतुले का जो केस था उसमें कह दिया गया था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो ये न्यायालय भी किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन साथ में ही फिर बता दिया गया, स्टेटमेंट दे दिया गया कि जब तक नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का क्या डिसीजन बदला नहीं जाता, तो तब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को क्या नहीं माना जाएगा? राज्य नहीं माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि कौन राज्य है, राज्य कौन है। और इसी के साथ में एक एडिशनल पॉइंट जोड़ देते हैं कि भाई जो लास्ट ईयर एक जजमेंट आया था 2020 में, उसमें साफ साफ कह दिया था कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या आता है कि भाई अब जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके बारे में भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है वो, है ना। फिर है कौन राज्य है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नगर महापालिका, CSIR और संसद, इनमें से ये सभी क्या हैं? ये सभी भाई राज्य हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? तो जीवन बीमा निगम, LIC तो है ही, है ना। भारतीय स्टेट बैंक भी है भाई, है ना। फिर कह रहा है क्या? भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय भी है या नहीं है? NCERT तो है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय यहाँ पर नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, आंसर होगा हमारा C। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, भारत सरकार एवं संसद, ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन या भोपाल नगर निगम, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से भाई ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन नहीं आता। मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम माना जाता है। और पार्टनरशिप फर्म तो होगी नहीं भाई। कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रेट एक सरकारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के अधीन रजिस्ट्रेट एक सहकारी समिति नहीं है। क्या माना जाएगा? LIC को माना जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? तो कौन है इनमें से? इनमें से है भाई दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्या है? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो भाई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज राज्य के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर है? हमारा आंसर होगा D। देखिएगा, जो पार्ट 3 में जो राज्य की परिभाषा दी गई थी आर्टिकल 12 में, है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई जो ये राज्य की परिभाषा दी जा रही है, यहाँ पर जो राज्य को डिफाइन किया गया है, ये केवल पार्ट 3 के लिए ही है। किसके लिए? पार्ट 3 के लिए ही है। लेकिन इसी के साथ में कहाँ पर? आर्टिकल 36 में कह दिया कि जो हमारा पार्ट 4 है, क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उनके लिए भी राज्य की वही परिभाषा होगी जो कि पार्ट 3 में दी हुई है। क्लियर है? इसे याद रखना है। इसके बाद आ जाता है भाई हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 13 बताता है कि भाई ऐसी सभी विधियां जो कि संविधान से पहले हो, है ना, बनाई गई हो, लेकिन संविधान लागू होने पर मूल अधिकारों को छीनती हो, तो वो क्या होंगी? वो सारी क्या मानी जाएंगी? शून्य मानी जाएंगी। उसके बाद में बता देता है कि भाई ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा राज्य, है ना, कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जाएंगी जो कि मूल अधिकारों का हनन कर रही है। फिर उसके बाद में दे दिया विधि शब्द की परिभाषा, दे दी कि विधि के अंतर्गत, लॉ के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। इसके बाद में क्या बता दिया कि धारा 368 में जो संशोधन होते हैं वो किसमें? वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि में नहीं आते, है ना। वो लॉ नहीं बनाते, वो क्या कर रहे हैं? वो अमेंडमेंट कर रहे हैं। फिर इसके बाद में इक्लिप आच्छादन के सिद्धांत के बारे में बात कर देता है कि भाई ग्रहण लगा देंगे, है ना, इक्लिपस लगा देंगे, अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया आपने या कोई ऐसा विधि है जो कि क्या कर रही है? हमारे मूल अधिकार का हनन कर रही है, तो उस पर क्या लगा दिया जाएगा? ग्रहण लगा दिया जाएगा। क्लियर? तो ग्रहण का सिद्धांत कहाँ से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से संबंधित है। नेक्स्ट है कि आच्छादन का सिद्धांत, इक्लिपस का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में
प्रतिपादित किया गया था। तो किसमें किया गया था? भीकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के केस में ये किया गया था। किसमें? भीकाजी वर्सेस मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान करता है कि भाई अगर आप कोई भी ऐसा लॉ बनाओगे जो कि क्या कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, छीन रहा है, तो उसका जुडिशल रिव्यू कर लेंगे भाई, है ना। कोर्ट उसका जुडिशल रिव्यू कर लेगा और उसे क्या, उसे शून्य घोषित कर देगा, उस पर ग्रहण लगा देगा। क्लियर है? अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया? तो आर्टिकल 13 में किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनर्लोकन का सिद्धांत निम्नलिखित संविधान से लिया गया है। तो जुडिशल रिव्यू याद रखना है भाई, कहाँ से लिया गया है? हमारा लिया गया है यूएसए के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की अगर बात करें तो वो लिया गया है भाई अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ क्या होता है? तो कह रहे हैं कि विस्थापिका द्वारा निर्मित और संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारातीत संविधान के रूप में घोषित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णयों का पुनर्लोकन करना, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को पुनर्लोकित करना, तो क्या ये सभी न्यायिक पुनर्लोकन के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 में जो मतलब है न्यायिक पुनर्लोकन का, जुडिशल रिव्यू का, है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो अलग से वो प्रावधान दे दिया कि 137 में आर्टिकल 137 में वो अपने जो उन्होंने जजमेंट दिए हैं उसका रिव्यू कर सकता है ना। उसी के साथ बता दिया आर्टिकल 32 में कर सकता, आर्टिकल 32 में और 226 में उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 13 है, इसमें जो विस्थापिका या विधायिका जो क्या कर रही है, विधि बना रही है या कोई अमेंडमेंट कर रही है, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा, कहीं वो अधिकारित तो नहीं है, अपने अधिकार से बाहर तो नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो क्या कर देगा, उसे शून्य घोषित कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पर अधिकारातीत संविधान के रूप में घोषित कर सकता है लेजिस्लेशन के द्वारा बनाई गई विधि को। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 13 ए के अंतर्गत विधि में समाविष्ट है। देखिए मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि अनुच्छेद 13 3 में क्या बताया गया है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा आती हैं। क्लियर है? इसके साथ ही 13(3) बी के अंतर्गत की जो बताया गया वो बताया कि इनफोर्स लॉ के बारे में बताया गया कि प्रवर्त विधि कौन सी होंगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है। तो भाई 7वें खंड 4 में मैंने बता दिया ना अभी कि क्या संविधान का संशोधन को बता दिया कि जो आप अमेंडमेंट करोगे आर्टिकल 368 के अंतर्गत, तो वो किस में नहीं आता, वो अनुच्छेद 13 में लॉ के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। तो हमारा तत्व और सार का सिद्धांत, पिट एंड सब्सटेंस, बात करता है आर्टिकल 246 में, है ना। यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर आता है प्रतिकरणता का, अधित्याग का और आच्छादन का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें लागू होता है। तो क्लियर है भाई, 13(1) और 2 में साफ साफ अगर हम पढ़ें तो पता चल जाता है कि संविधान के पूर्व और संविधान के बाद, जब संविधान लागू हुआ तब की विधि बनाई हुई है या उसके बाद की हो, तो सभी विधियों पर ये लागू होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। तो भाई ये जो केस आया था हमारा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का, तो इसमें यही कह दिया गया कि भाई जो 13 है, आर्टिकल 13, इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट भी हो रहे हैं तो वो भी विधि के अंतर्गत आते हैं, है ना। लेकिन इसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 24वां संविधान संशोधन हो गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेजिबल लेजिस्लेशन, छद्म विधायन का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। अब देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई अगर छद्म विधायन का सिद्धांत यहाँ से रिलेटेड नहीं है तो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है ना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बिल्कुल है। समता का अधिकार भी है,
समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व है, ये कोई मूल अधिकार नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो है भाई। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त क्षमता का अधिकार उपलब्ध है। सभी व्यक्तियों को ये अधिकार उपलब्ध है, चाहे वो लीगल पर्सन ही क्यों ना हो। क्लियर। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है। प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति दोनों का है। नेक्स्ट है कि समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक दी गई है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दी गई है। लेकिन जहां पर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 केवल नागरिकों को प्राप्त है। क्लियर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल 14 में है। ये भी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है और बार बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण को कहाँ से लिया गया है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसे जब भी आप एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन दिखे तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम विधियों के समान ये पढ़ लेते हैं और संरक्षण को ज्यादा ध्यान नहीं देते, है ना। तो आंसर क्या लगाते हैं? ते हैं ब्रिटिश के संविधान से। लेकिन आपको अच्छी से पढ़ना है कि विधियों के समान क्या समानता की बात कर रहा है? अगर समानता की बात कर रहा है तो ब्रिटेन लगाना है, और लेकिन अगर संरक्षण की बात कर रहा है तो अमेरिकन संविधान लगाना है। क्लियर। मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल, ये बहुत सिली मिस्टेक है और हो जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है? तो क्या उपलब्ध है? समता का अधिकार सभी को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि भारत के संविधान में विधि का शासन कहाँ पर निहित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है ना। थैंक यू सो मच।